परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के सूक्ष्म उपस्थिति को वंदन करते हुए श्रद्धेय गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास संचालित पशु पोषण एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्माननीय निर्माता, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक व उनके साथियों का, हमारे किसान भाइयों का योग, आयुर्वेद तथा आध्यात्म तीर्थ पतंजलि योगपीठ में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी प्रथम कार्यशाला का इस सत्र का दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय सीओ सर और ZM कमर्शियल जो 5 हमारे ZM है, आदरणीय गुरजन जी, रविंद्र कुमार जी, बालमुकुंद जी, आनंद जी और कपिल जी राजस्थान से, अकाउंट्स हेड DGM फाइनेंस श्री अत्तर सिंह जी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। इसको भींच लो, थोड़ा तेल घी ज़्यादा आ जाता है किनारे पे। अरे कपूर नहीं रखते तुम लोग? मैं देख रहा है, फिर वो करवा देगा। ठीक है, माला तो इनको डली हुई है, जिम्मेदारी की माला डली हुई है इन सबको। सबसे बड़ी सत्र के दीप प्रज्वलन से और सद्य गुरु जी के आशीर्वाद से आज के सत्र की अपनी शुरुआत हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पतंजलि ग्रामोद्योग की भूमिका, यह अतिशय एक मुख्य विषय पर अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन और हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करता हूँ श्रद्धेय गुरु जी को। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्हासुः। मंचासीन सभी विद्वजन, मेरे समक्ष बैठे सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान मित्रों, आप प्रातःकाल से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में योग, अध्यात्म, राष्ट्रवाद की पावनी गंगा में स्नान कर रहे थे। निश्चित रूप से आप सभी का परम सौभाग्य है कि आप इस पवित्र प्रांगण में और इस समय सर्वश्रेष्ठ परिवार के सदस्य के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों का निश्चित रूप से कोई बहुत पुण्य रहा है जो आप स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के इस पवित्र पतंजलि योगपीठ परिवार में बैठे हैं। ये हम सब के लिए भी, आप सभी के लिए गौरव की बात है
कि राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, विद्वान, बलवान, गुणवान, धनवान, किसी भी प्रकार का किसी में सामर्थ्य है, उसका अपना एक महत्व है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। और इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है, जब व्यक्ति राष्ट्रवादी सोच का होता है तो निश्चित रूप से वो अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से इस राष्ट्र को और इस पूरी मानवता को समृद्ध करने में, सुखी करने में, इसकी वृद्धि और समृद्धि करने में अपनी शक्ति को लगाता है। पूरा जीवन और जवानी परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी आदि जो हमारे शीर्ष हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन और जवानी लगा रखी है। क्यों वो रात दिन पुरुषार्थ करते हैं? इसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि हम समाज को, इस मानवता को क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इनको किस प्रकार से समृद्ध और उन्नत कर सकते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि हो। इसलिए वो पुरुषार्थ करते हैं, हम सबको, आप सबको प्रेरणा करते हैं। और उसी प्रेरणा का परिणाम है पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास। उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से इस पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का गठन हुआ। और इसका एक ही उद्देश्य है, हम समाज को, इस राष्ट्र को, इस मानवता को क्या अधिक से अधिक दे सकते हैं। इसके बायलॉज में भी यही है कि हम रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के बारे में सोचें और उस तरफ किस तरह से काम करें जिससे कि पूरी मानवता का सुख बढ़े। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक शब्द है। इस शब्द के अंदर दो बातें हैं, ग्रामीण अर्थ और एक व्यवस्था। एक शब्द है अर्थ, दूसरा है व्यवस्था। गांव में अर्थ का अभाव है ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ का जो उपार्जन है, अर्थ की जो उन्नति है, वृद्धि है, अर्थ पैदा ही गांव में होता है। गांव से मेरा तात्पर्य भूमि से है, किसान से है, कृषि से है, पशुधन से है। जब हम अर्थ के स्रोत पर बैठे हैं, जहाँ से अर्थ का उद्गम है, जहाँ से अर्थ पैदा होता है, लेकिन वहाँ एक विसंगति है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। अर्थ है लेकिन व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ना होने पर कोई चीज़ ठीक से नहीं चल पाती है, ना ठहर पाती है, ना कोई व्यक्ति, यदि यहाँ अपनी व्यवस्था ना हो बैठने की, सुनने की, खाने की, रहने की, तो यहाँ आपका प्रशिक्षण ठीक से नहीं चल पाएगा। आप बैठने में भी व्यवस्थित नहीं हैं तो आपकी व्यवस्था गड़बड़ होने से आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। गांव के अंदर ये पूरा देश, पूरी मानवता, पूरा जो ये संसार है, ये भूमि पर टिका है और किसान जो है वो भूमि पुत्र है। इसलिए वहाँ व्यवस्था कैसे हो, ये हमें चिंतन करना है। स्वामी जी का और संस्था का जो भी प्रबुद्ध लोग इस यज्ञ में लगे हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से हम व्यवस्था बनाएं। जब हम अपने अंदर की व्यवस्था, अपने संस्थान की व्यवस्था, अपने ट्रस्ट की व्यवस्था, अपने परिवार की व्यवस्था और हम अपनी स्वयं की व्यवस्था जब ठीक करते हैं, तो हमारा आगे का जो
क्रम है, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था में ग्रामीण परिवेश का, गांव के लोगों का, किसान का, मजदूर का, गरीब का बहुत बड़ा योगदान है। सुबह के सत्र में परम पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, आप सभी सुन रहे थे, कि यदि किसान अन्न पैदा ना करे, पशुधन की सेवा ना करे, तो कितना ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कितना ही बड़ा व्यापारी है, कितना ही बड़ा अधिकारी है, वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। खाने में कोई सोना चांदी, नोट, साधन, सुविधाएं जो भी हैं उनका उपभोग नहीं करता। जब व्यक्ति को भूख लगती है, उसको अन्न चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए। कितना ही बड़ा आदमी है, कितनी ही बड़ी व्यवस्था का व्यक्ति है, कितना ही धनवान है, कितना ही गुणवान है, कितना ही विद्वान है, वो व्यक्ति अंत में जाकर के उस कृषक की ओर, उस किसान की ओर अपना दृष्टि टिका के बैठ जाता है। तो मूल में ये बात है कि हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है, और मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो भूमि से है। बहुत चीज़ों का योगदान है, इंडस्ट्री का अपना योगदान है, टेक्निकल लोगों का अपना योगदान है, साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च के लोग हैं उनका अपना योगदान है। लेकिन मूल में यदि भूमि ना हो तो कुछ नहीं होगा। जो भी चीज़ हम करते हैं, आगे की रिसर्च करते हैं, आगे का प्रोडक्शन करते हैं, वो सारा जो भूमि से हमें मिलता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मूल में ये आया कि जो भूमिपुत्र हैं, जो किसान हैं, जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, जो पशुधन रख के अपना जीवन निर्वाह करते हैं और कृषि से करते हैं, उनके लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने और पूरी टीम ने, जितने भी लोग यहाँ रिसर्च में लगे हैं, कुछ यहाँ निरंतर रहते हैं, कुछ अपनी सरकारी सेवाएं करते हुए या अन्य अपना व्यापार व्यवहार करते हुए इस संस्थान को और इस समाज को अपना योगदान देते हैं। उस पूरी टीम के सदस्यों को और आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये यात्रा निरंतर बढ़ रही है और आगे भी। ये तो प्रारंभ है, अंत नहीं है। और मैं एक बात बीच में कह देना चाहता हूं, स्वामी जी महाराज ने आज तक जो कहा पहले दिन से वो हुआ है। जब व्यक्ति प्रारंभ में कोई बात, बड़ी बात कहता है तो लोग मूल्यांकन अलग ढंग से करते हैं कि ये कैसे संभव है। लेकिन मेरा ये अनुभव है, जब से ये यात्रा प्रारंभ हुई है, मैं प्रारंभ से ही साथ में रहा हूँ इस संकल्प में। तो मैं ये पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब जब जो कहा स्वामी जी महाराज ने, वो वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा, विचारा और जैसा उन्होंने बोला। चाहे योग की बात थी, चाहे आयुर्वेद की बात थी, चाहे स्वदेशी की बात थी, और आज भी जब बोलते हैं किसी बात का, हम सबको आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, तो स्वयं संकल्पबद्ध होकर के उस बात को कहते हैं। केवल मनोविनोद के लिए या सामान्य रूप से कोई बात हल्के में कभी भी स्वामी जी महाराज नहीं बोलते हैं। वो प्रसन्न रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, वो एक अलग उनकी क्वालिटी है। लेकिन जो बात बोलते हैं वो मैंने अभी तक उसी रूप में होते हुए पाया है। चाहे स्वदेशी की बात है, चाहे योग की बात है, चाहे आयुर्वेद की बात है। और आगे भी मैं आश्वस्त हूँ कि जो स्वामी जी ने कह दिया वो होगा। थोड़ा हमें पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। किसान जितना पुरुषार्थ अपने खेत में करता है
उतना उसको फसल मिल जाती है, धनोपार्जन हो जाता है। लेकिन एक शब्द जो मैं पहले चर्चा कर रहा था, वहाँ व्यवस्था का अभाव है। किसान ने अन्न पैदा किया, फल पैदा किए, सब्जी पैदा की, दूध पैदा किया, उसकी आगे की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आया है, उत्पादन मूल्य है, वो किसान को नहीं मिलता है। इसलिए वो व्यवस्था ठीक हो और किसान की लागत कम आए, ये दो चीज़ें हमें व्यवस्थित करनी हैं। उसके लिए आप सभी भी विचार करेंगे और जो लोग पहले से इस तरफ विचार कर रहे हैं उनके भी सुझाव लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसान को इतना गरीब मानते हैं। हम भी बोलते हैं किसान की दुर्दशा है, वहाँ भूखमरी है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। आत्महत्या करना ये एक अलग विषय है, ये व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है। मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका कोई विकल्प नहीं है। आत्महत्या ये एक निराशा है। कुछ परिस्थितियां हो सकता है व्यक्ति के सामने इस तरह की आ जाएं, लेकिन आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। केवल किसान की बात नहीं है, वो सभी के लिए लागू है। जब हम निराश और हताश होते हैं तब इस तरफ हमारा कदम बढ़ता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसान को केवल गरीबी से और आत्महत्या से जोड़ के ना देखें। हम थोड़ा सा इससे विपरीत चिंतन करें। किसान को हम अनस्किल्ड मानते हैं कि वो उतना प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन मैं बहुत से मित्रों से व्यक्तिगत बात करता हूँ। जब किसान की बात आती है तो उसका अधिमूल्यन, उसका जो मूल्यांकन है, हम बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ फिर उनको कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, लेकिन किसान जिस प्रकार से हल जोतता है, खेत की जुताई करता है, बिजाई करता है, उस फसल को खेत तैयार करने से लेकर लास्ट तक प्रोडक्शन तक पहुंचाता है, कितनी उसकी योग्यता है, कितनी उसकी गुणवत्ता है, उसको हम विचार नहीं कर पाते हैं। यदि आप में 90% ऐसे लोग होंगे, यदि एक बैल दे दिया जाए, ऊंट दे दिया जाए या ट्रैक्टर दे दिया जाए, तो आप एक लाइन सीधी खेत में उसकी जुताई नहीं कर सकते। लेकिन किसान, चाहे वो परंपरा से सीखा है, आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई चीज़ सीखते हैं, लेकिन उसने परंपरा से सीखा है, उसको इतना अंडर एस्टिमेट करके ना देखें हम, उसके स्वाभिमान को ना गिराएं। और किसान भाइयों से भी मेरा ये कहना है, वो किसी भी रूप में किसी से कम नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी कोई ना कोई यूएसपी है, योग्यता है, विशेषता है। उसको ठीक से समझ के हमें बड़े स्वाभिमान पूर्वक दृढ़ता से अपने कार्य को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्नति करेंगे। और जिस प्रकार से स्वामी जी महाराज अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित, इस राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जब हम इनके बताए मार्ग पर कुछ समय चलेंगे, उसी से हमारा स्वयं का भी और पूरे राष्ट्र का उद्धार हो सकता है। संस्था से पहले भी बहुत कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, स्वदेशी कंपनियां पशु आहार का काम कर रही थी। पतंजलि को, पतंजलि ग्रामोद्योग को क्या आवश्यकता, पहले से ऑलरेडी पशु आहार मिल रहा है, लेकिन इसके विषय में टेक्निकल जो बातें हैं, बहुत एक्सपर्ट्स यहाँ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बैठे हैं, वो आपको शेयर करेंगे। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, आप सभी भी जानते हैं
पशुओं के साथ किस प्रकार की निर्दयता की स्थिति, लकड़ी जब आरा मशीन पे चिरती है उसका कुछ बुरादा निकलता, आप सभी परिचित हैं। वो लकड़ी का बुरादा, गत्ता फैक्ट्रियों का वेस्ट, गत्ता, जो भी वेस्ट है किसी इंडस्ट्री का, वो डंपिंग स्टेशन जो हमारे पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, जो भी दुधारू पशु हैं, डंपिंग वार्ड बना रखा है। जितना वेस्टेज है, जितना कचरा है, वो सब फीड के माध्यम से, पशु आहार के माध्यम से पशुओं के पेट में जा रहा है। जब इस प्रकार की पीड़ा सामने आती है तो निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील व्यक्ति वो अंदर तक हिल जाता है। आपके आटे में, रोटी में, सब्जी में, मसाले में कोई किरकिराट आ जाए, सैंड आ जाए, मिट्टी आ जाए, आप खा नहीं पाते हैं। जिस पशु ने अपने शरीर के अंदर, जिस गाय ने अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स लेकर के जो भी पॉइजनस चीज़ें हैं, भगवान ने वो इतनी सुंदर एक संरचना की है गाय की कि वो आप जो भी उसको देंगे, कोई गलत चीज़ भी खिला दी, वो गलत चीज़ को फिल्टर करके किडनी से, जैसे भी जो भी सिस्टम है उसके बॉडी का, हमें प्योर दूध देती है। लेकिन वो यदि भूल से कुछ चला गया, कुछ फीडिंग हो गई, कुछ गलत चला गया, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। यदि कंटिन्यू हम पॉइजन देते रहे, उसको खराब चीज़ें उसको खिलाते रहे, तो फिर वो उसका सिस्टम भी डैमेज हो जाता है और वो हमारे फूड तक, भोजन तक आता है। और हमारा पूरा ये शरीर, ये संरचना, ये भोजन से है। व्यक्ति क्या खाता है, कैसे सोचता है, कैसे चलता है, क्या स्फूर्ति है, क्या स्टेमिना है, ये हमारे भोजन पर डिपेंड करता है। खेत से भी और पशु से भी हमारे पास जो हम देते हैं, ये रिफ्लेक्शन है। जो हम गाय को खिलाएंगे वो हम खा रहे हैं स्वयं। व्यापारी का उद्देश्य पैसा कमाना हो सकता है। अभी साहब कह रहे थे 500 करोड़ का लक्ष्य है। ये लक्ष्य प्रारंभ है, बीज रूप में है। जैसे आपने वट वृक्ष देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, उसका बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन इतने छोटे बीज के अंदर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ है। इस यात्रा के पीछे बहुत बड़ा राष्ट्रवाद और बहुत बड़ा एक संकल्प है, एक सेवा है। ये केवल व्यापार के उद्देश्य से कुछ नहीं है कि 500 करोड़ का टारगेट है, और 500 करोड़ कुछ भी नहीं है। गायों पर 500, 700, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री ने रखा है। गायों की नस्ल सुधार के लिए, उनके दूध की क्वालिटी अच्छी करने के लिए। उसमें एक हिस्सा ये फीड और फीड सप्लीमेंट, पशु आहार एक हिस्सा है, और ये महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए इस पर बहुत विचार की आवश्यकता है, और ये यात्रा बहुत बड़ी है। 500 करोड़ तो एक दाल में छोंक जैसा मैं मानता हूँ। ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति की अपरिमित क्षमता है। इसलिए आप अपनी ताकत को समझें, पहचानें और इस काम को करें। बहुत प्रकल्प चल रहे हैं। मैं लगभग पूरे संस्थान में जितने भी सेवा कार्य हैं उनसे संपर्क रखते हुए, जितना सामर्थ्य है सेवा करते हुए, सबसे ज़्यादा महत्व मैं इस प्रकल्प को देता हूँ। गौ की सेवा, पशुधन की सेवा, किसान की सेवा, किसान की उन्नति। और यदि हम लग गए
और स्वामी जी महाराज का संकल्प है, उन्होंने कहा है कि ये व्यवस्थाएं ऐसे ठीक करनी है तो वो होंगी, थोड़ी समय शक्ति ऊर्जा तो लगानी पड़ेगी। और इसीलिए आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी इस संस्था के एक एक पिलर और स्तंभ के रूप में हैं। इस भाव चेतना में ही स्वामी जी बात करते हैं आप सभी से, और अभी भी 12 से 1 वाले सत्र में आकर के आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप अपनी ताकत को समझ करके, और ये ना सोचें मुझे क्या मिल रहा है, क्या प्रॉफिट है, कमीशन कम है, इसका एमआरपी ज़्यादा है कम है, वो विषय सेकेंडरी रखिए। आप व्यवस्था तो करनी है, लेकिन हमारे मूल में हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमें सेवा करनी है। सेवा के बहुत स्वरूप हो सकते हैं। काम करते हुए जब आप ये सोच करके काम करेंगे कि मुझे क्या मिलेगा, तो वहीं से आपका नेगेटिव जो है ना माइंड काम करना शुरू कर देता है। पहले ही आप ये सोचिए कि मैं क्या दे सकता हूं, क्या कर सकता हूं। पहले ही हमने अपना पात्र आगे कर दिया कि मुझे कुछ दे दीजिए। अंदर से स्वाभिमान, हमारे को अंदर से अपनी आत्मा की स्थिति से गिरना नहीं है। और ये बात ये रिफ्लेक्ट करती मुझे क्या मिलेगा। एक प्रकार से मतलब शब्द हल्का हो जाएगा, ये तो मांगने जैसी स्थिति है। आप ये रखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से। जब हम खेत में 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो बाजरा, सरसों, मस्टर्ड को हम बोते हैं, बिजाई करते हैं, तो उसमें 20-30 क्विंटल, 15 क्विंटल 1 एकड़ में हम लेते हैं। गेहूं का 1 कट्टा 40-50 केजी 1 एकड़ में बीज डालते हैं। उसके बाद 50 से 100 मन गेहूं होता है। लेकिन हमारा सामर्थ्य ये होना चाहिए कि 50 किलो बीज का गेहूं तो हम डालने की हिम्मत रखें। बीज बोना नहीं चाहते हम, और फसल बम्पर चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये चिंतन की धारा ही हमें बड़ा छोटा करती है। व्यक्ति का कुछ भी छोटा और बड़ा नहीं है। हम अपने विचार से, अपने भावों से, अपनी भावनाओं से, अपनी संवेदनाओं से हम छोटे और बड़े होते हैं। जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ा करते हैं, और जो जितना बड़ा पात्र होता है उसमें उतना ही ज़्यादा मटेरियल आता है। बर्तन हमारा छोटा है और हम बहुत ज़्यादा दूध, खीर, रबड़ी, मलाई भरना चाहते हैं। बर्तन बड़ा करने का एक प्रोसेस है कि हम बड़ा सोचें और बड़े हो जाएं। हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं दूसरे को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, मानवता को, तब आदमी बड़ा होता है। तो हम किसान को, पशुओं को, इस समाज को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से क्या दे सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, ये जब हमारा चिंतन होगा तो हमारी शक्ति भी बढ़ती है, हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, और हम स्वयं उन्नत होते हुए, स्वयं बढ़ते हुए हम पूरे समाज को, राष्ट्र को और पूरी मानवता को हम बढ़ाते हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास विशुद्ध रूप से सेवा के संकल्प से, स्वामी जी महाराज के और आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से इस राष्ट्र के लिए वो करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है जो आज तक किसी मल्टीनेशनल ने तो करने का सोचा ही नहीं होगा। उनका तो उद्देश्य अलग है, पर स्वदेशी लोग भी जो केवल और केवल विशुद्ध रूप से व्यापार का
उद्देश्य रख के काम करते हैं, उनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उनको मुख्य धारा में आना पड़ेगा। आज भी जो पशु आहार अपन बेच रहे हैं, दे रहे हैं लोगों की सेवा में, वो माइनस में फीड बेचते हैं और जो फार्मूलेशन है वो सबके साथ, सबके पास ओपन है। मार्केटिंग के लोगों से भी मेरा निवेदन है, वो पहले सीखें और समझें। जो टेक्निकल सत्र आ रहे हैं उनमें समझें। मार्केटिंग का व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे पशु आहार के कुछ बैग बेचने हैं या कुछ बोतल, कुछ प्रोडक्ट फीड सप्लीमेंट के बेचने हैं। नहीं, आप उनके बारे में पहले समझिए और फिर आगे किसान को, पशुपालक को समझाइए। आपको एक बार खुद अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, फिर अगले को आप समझा सकते हैं। आपकी ही कमजोरी आपको पीछे धकेलती है। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हम आगे उसके बारे में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उस विषय को ठीक से रख नहीं पाते हैं और उसके मूल में है कि हमने सीखने की कोशिश नहीं की, बेचने की कोशिश करते हैं। हमें बेचना नहीं है कुछ, हमें उनको शिक्षित करना है, उनको जागरूक करना है, फिर वो अपने आप लेंगे। आज भी जो कचरा मार्केट में है पशु आहार के नाम से, उसकी तुलना हमारे प्रोडक्ट से की जाती है। कारण जो पशुपालक हैं, जो किसान भाई हैं, उनको इस बारे में जागरूक ना किया है, ना कोई करना चाहता है, ना कोई उनको ऊपर उठने देना चाहता है। जितना व्यक्ति अशिक्षित होगा, अशिष्ट होगा, असभ्य होगा, अज्ञानी होगा, उतना ही जो मौज मस्ती लेने वाले लोग हैं उनका सुख बढ़ता है। और यदि व्यक्ति जागरूक है, शिक्षित है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, यदि वो शिक्षित हो गया तो वो अपने अधिकार की डिमांड करता है और वो अच्छी चीज़ खाना चाहता है। इसका कहीं विरोध नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति में कि व्यक्ति अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे संसाधन रखे, लेकिन वहाँ पर कमजोरी कहाँ पर है कि उसको शिक्षित नहीं होने दिया जाता। मैं स्वयं सब्जेक्ट जानता नहीं हूँ और आपको बताने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो मैं कुछ का कुछ बोलूँगा, क्योंकि मैं स्वयं मैथमेटिक्स जानता नहीं। मैं मैथ के फार्मूलेशन और गणित आपको पढ़ाने लग गया। सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं तैयार होना पड़ेगा। जितने मार्केटिंग के लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, या जो भी पशु आहार निर्माता लोग हैं, निर्माताओं में बहुत से लोगों को पशु आहार का ही नहीं पता। यदि मैं आज अभी ऐसे ही पूछ लूं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या डल रहा है उसमें, तो सारे फार्मूलेशन में जो भी 10, 20, 30 आइटम हैं उनके नाम नहीं बता पाएंगे। परसेंटेज को छोड़ दीजिए। कुछ लोग काफ़ी जागरूक हैं, वो स्वयं भी इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है। कुछ लोग अपना सोते रहते हैं, ठीक है इंडस्ट्री डाल दी, बिजनेस चल रहा है, काम मिल रहा है। केवल इतना नहीं, यहाँ तो निरंतर चलते रहने का मतलब हमारी यात्रा चल रही है और हम कुछ कर रहे हैं। जिंदगी ठहराव का नाम नहीं है। इसलिए इस विषय में जो संस्था के वरिष्ठ हैं या जो संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, संस्था के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं समाज में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर पाएंगे।
थोड़ा सा हम अपडेट रहें और विषय को हम समझ करके काम करें। मार्केटिंग की टीम के लिए बहुत चैलेंजेज हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यदि वो आंशिक रूप से भी वो जानते हैं, पल्लवग्राही पांडित्य एक शब्द है, पल्लव कहते हैं पत्ते को, एक एक पत्ते की जानकारी है, बहुत डीप उसके रूट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए ये नीम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये लीची है, ये इलायची है, ये दालचीनी है, ये लौंग का पौधा है, और ये आम का है, कटहल का है। जितने भी पेड़ हैं बहुत हैं, ये सृष्टि भरी हुई है, लेकिन जितना अधिकतम हम प्राप्त करेंगे उतना हमारे को उसमें सुख मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो हम जितना जितना विषयों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना हमारा काम भी ठीक चलेगा और हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इसलिए इस विषय में आप 2 दिन का जो ये समय मिला है इसका पूरा सदुपयोग करें। पूरा जीवन आप घूमने में, सोने में, खाने में, एंटरटेनमेंट में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब कभी इस प्रकार का पुण्योदय होता है या विशेष कृपा होती है, उस समय आपको इसमें कुछ अपने सुखों को छोड़ के, कुछ लोग नींद के कच्चे होते हैं, कुछ भोजन इतना ज़्यादा कर लेते हैं वो सोते रहते हैं बैठे बैठे। तो मेरा निवेदन ये है कि इस समय आप सीखने और समझने के लिए आए हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जिसने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, मन के, बुद्धि के, आत्मा के, बंद दरवाजे में कोई चीज़ नहीं आती है। बारिश हो रही है, उसमें यदि आप अपने पात्र को उल्टा करके रख देंगे, कितनी ही मूसलाधार बारिश आए, एक बूंद आपके पात्र में नहीं आएगी। यदि यहाँ आकर के भी नेगेटिव माइंड और यही सोचते रहे मिलेगा, खाना मिलेगा, सोने देंगे, नहीं देंगे, तो सारा दिन बैठा के रखते हैं। बहुत लोगों की मैं सुनता रहता हूँ, मेरी इंटेलिजेंस जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। आप आपस में क्या बात करते हो वो भी हमारे पास आ जाते हैं। इसीलिए तो हम फिर बताते हैं कि भाई ये सुधार करना है, ऐसे ठीक होना है। आज भी स्वामी जी जो हैं, हम जितने भी सहयोग में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, हमारे को ठीक करते रहते हैं। हमारा अपना अपना स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। हर समय जो भी वो कमजोरी देखते हैं, कोई व्यक्ति अपने साथी को, मित्र को, सहयोगी को कमज़ोर नहीं देखना चाहता, उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता, लेकिन फिर भी बुराई होती है, कमजोरी भी आती है। उसमें कारण एक ही होता है कि हम अपने साथियों को, मित्रों को, सहयोगियों को ठीक करते रहें। मित्र भी वही होता है जो अपने मित्र को ठीक रखे। बहुत से फ्रेंड्स की, मित्र की डेफिनेशन अलग करते हैं कि भाई मैंने कोई अपराध किया और वो शेयर ना करे, किसी को ना बताए, मैं गलती कर रहा हूँ, वो किसी को ना बताए और मुझे भी ना कहे। बाहर दुष्प्रचार करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, कमजोरी होती है उसको धीरे धीरे दूर किया जाए, जब समझ में आए तभी उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो मित्र है वो हित की बात कहेगा, जो आपकी कमजोरी बताए वही सच्चा मित्र है। यदि कमजोरी नहीं बताता है, आपके दोष नहीं बताता है, तो वो आपका मित्र नहीं है, वो शत्रु है। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे मंत्री हो, यदि उनके मित्र ठीक हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो राजा ठीक होगा। जो राजा ने कहा, मंत्रियों ने वाह वाह की, और वो उनको मालूम भी है, वो समझते भी हैं कि गलत है, विरोध नहीं करना होता, विनम्रतापूर्वक उस बात को कहना होता है। और हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, तो मित्र के गुणों का तो बखान करे और दोषों को छुपा के रखे, छुड़वाए,
ये मित्र के लक्षण हैं। पापात निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदम प्रवदन्ति संतः। 6 मित्र के लक्षण बताए हैं। आप देख लेना आपके कितने मित्र हैं और किस तरह के हैं। पापात निवारयति योजयते हिताय। पापात निवारयति का मतलब है पाप से जो हटाए, कोई भी गलत काम है उससे जो बचाए, मतलब उससे रोके, हटाए। केवल हटा देने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उस व्यक्ति में एनर्जी है, ऊर्जा है, वो फिर करेगा। तो पापात निवारयति योजयते हिताय, हित के काम में उसको योजयते मानी जोड़े। केवल उसको रोक दिया इतने से काम नहीं बनेगा। सच्चा मित्र वो है जो पाप से हटा करके शुभ काम में उसको जोड़ दे, अच्छे काम में लगाए। और तीसरा गुण, गुह्यम निगुह्यति, गुप्त बात को गुप्त रखे। हमारे मित्र कैसे हैं भाई? देखो, मैं हूँ तो बहुत अंतरंग और मेरे से सब बातें शेयर करता है, और मैं आपको ही बता रहा हूँ और किसी को मत बताना। उसकी सारी पोल खोल दी, एक को बताएगा, वो अपने मित्र को बताएगा, वो अपने मित्र को बताएगा। आजकल वायरल होता है ना मैसेज, कोई भी चीज़ें वायरल होती है, ऐसे 1 बाय 1 ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। तो वहाँ कहा है नीतिकार ने, गुह्यम निगुह्यति। और बहुत बातें ऐसी होती हैं वो नहीं बोलने की होती हैं, वो नहीं बोलनी चाहिए। वैसे भी समाज में दुष्प्रचार होता है, चीज़ें व्यक्ति नकल करता है, तो गलत बात हमने कोई सुनी, समझी, देखी, उसका बहुत हा उल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। ये समझदार लोगों की जिम्मेदारी है। गुप्त बात को गुप्त रखे और गुणान प्रकटीकरोति। कोई व्यक्ति कितना ही मतलब कमज़ोर है, फिर भी उसमें कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता उसको भगवान देता है। तो उन गुणों का प्रकटीकरण, उन गुणों का व्याख्यान, उन गुणों का वर्णन करना चाहिए, जिससे वो और सावधान रहे कि लोग मुझे इस लेवल पे मानते हैं तो मुझे मेंटेन करना है। जैसे बहुत से बड़े लोग अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं, कमजोरी आ गई फिर भी गाड़ी, बाकी सब संसाधन, चाहे किराए पे लेनी है BMW, टैक्सी को भी लेके जाएंगे, लेकिन स्टेटस मेंटेन करना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपने गुणों को वो स्वयं नहीं कह सकता, लेकिन मित्र का ये फर्ज होता है कि गुप्त बातों को गुह्य रखे, गुप्त रखे और गुणों को प्रकट करे, जिससे कि दूसरे भी गुणों को धारण करें। 5वां है आपदगतम न जहाति। आपदगतम का मतलब हो गया, सीधी सीधी संस्कृत है कि आपत्ति में पड़े हुए मित्र को न जहाति। कोई परिस्थिति आ सकती है, व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख निरंतर रहते हैं, लेकिन जो संक्रमण काल में, कष्ट काल में जो मित्र भागता है उसको मित्र नहीं कहा है। बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, वो कमज़ोर लोग होते हैं। आपके मित्र 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 25 हैं, संख्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो होने चाहिए मित्र। इस कसौटी पे आप देख लीजिए, आपदगतम न जहाति ददाति काले। आपत्ति के समय छोड़े नहीं और समय आने पर ददाति काले, समय आने पर उसको दे, उसका सहयोग करे। आपत्ति के समय सहयोग की अपेक्षा रहती है। केवल यहाँ धन देने की ही बात नहीं है, अपना समय दे, अपना विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी शक्ति से उसका सहयोग करे। आपदगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। ये 6 मित्र के लक्षण हैं। तो आप सभी परस्पर मित्र भाव में जिए और इस संस्था को अपना परिवार और केंद्र मान करके जिस प्रकार के आपके विचार होंगे, आपका संकल्प होगा, आप वैसे होंगे। उसके लिए आपको अपना निरीक्षण करते रहना पड़ेगा। हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको देखना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉई है, कोई सरकारी है, कोई
संस्था में भी सेवा करता है, तो मैं क्या जितना पा रहा हूँ, जितना मुझे मिल रहा है, क्या मैं उतनी सेवा कर पा रहा हूँ? ये एक पॉइंट। हर रोज़ हम दिन भर का मूल्यांकन करें कि आज मैंने संस्था के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए क्या किया, तो आपकी बैलेंस शीट आपके सामने आएगी। जब बैलेंस शीट सामने आएगी तो आप देखेंगे कि आप नेगेटिव में हैं या पॉजिटिव में हैं। इस चीज़ को जब हम करने लग जाते हैं तो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हम अधिकार तो चाहते हैं, कर्तव्य को नहीं करते हैं। मैं अधिकारी बनूं, मुझे पोस्ट मिले, मुझे पद मिले, लेकिन कर्तव्य कोई दूसरा करे। इसलिए ये सब बातें आप जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आप बहुत से लोग मेरे से आयु में भी बड़े हैं, शिक्षा दीक्षा भी ज़्यादा हो सकती है, अपने अपने सब्जेक्ट के आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ मनुष्य को बार बार कहना पड़ता है, तब कहीं ये अंदर घुसती हैं। क्योंकि हमारे अंदर जैसे अनाज की बोरी भर लेते हैं हम पूरी टाइट, ऐसे हमने बहुत सा मटेरियल डाला हुआ है। तो ये जो दूसरा जो पॉजिटिविटी का जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, ये बहुत फोर्स करते हैं तो थोड़ी टच करके फिर वापस रिटर्न बैक हो जाते हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि जो आपको काम या जो अपेक्षा है, चाहे समाज को है, चाहे परिवार को है, चाहे मित्रों को है, चाहे संस्था को है, चाहे स्वामी जी को है, हम उसको कितना ज़्यादा अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से, अपनी पूरी ऊर्जा से कैसे कर पाएँ, अधिकतम कर सकते हैं। व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य होता है, टाइम देख करके चलता है, इतने बज गए, अब मेरा रेस्ट का टाइम है, अब खाने का टाइम है, अब किसी से बात नहीं करना है, मतलब अलग अलग अपने वो बना रखे हैं। लेकिन जब काम होता है उस समय कोई टाइम नहीं होता है। जो आपको टारगेट दिया है, जो लक्ष्य दिया है, चाहे किसी बड़े ने दिया है, चाहे स्वयं आपने उसको अपना लक्ष्य बनाया है, उस तक पहुंचने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर कुछ है भी नहीं। घर में, परिवार में, समाज में जो व्यक्ति काम करता है उसको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको अच्छा भोजन देते हैं। लेकिन जो काम नहीं करता, निकम्मा होता है, उसको एक टाइम खाना खिलाना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता। जो काम करने वाला व्यक्ति है वो निकम्मे व्यक्ति से कोई कंपनी या कोई बात ही शेयर नहीं करना चाहता। इसलिए वेद में कहा है अकर्मः दस्युः, जो निकम्मे हैं वो चोर हैं। सीधा सीधा वहाँ वेद मंत्र है, मेरी बात नहीं है। वेद इस धरती की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, ऋग्वेद। पूरा विश्व, पूरी दुनिया इसको निर्विवादित रूप से मानती है। वहाँ वेद के मंत्र में कहा है अकर्मा दस्युः, जो निकम्मा है, जो काम नहीं करता है, वो चोर है। बड़ा कठोर शब्द है, लेकिन वस्तु स्थिति भी यही है। और चोर किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरी कोई चोरी करे या मेरा कोई सामान उठाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं उठाता हूँ जब ये नहीं सोचता हूँ। जब व्यक्ति की कोई चीज़ चोरी होती है या कोई कार्यकर्ता, कोई नौकर, कोई सेवक काम नहीं करता, बड़ा गुस्सा आता है और खुद पड़ा रहता है। भाई उस दूसरे से अपेक्षा करते हैं और स्वयं नहीं करते, तो वो हमारे ऊपर भी लागू है। तो जो अकर्मण्य व्यक्ति है वो बहुत कमज़ोर व्यक्ति होता है। इसलिए जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उतना पूरी ऊर्जा से करें। निश्चित रूप से आप जिसमें लगे हैं वो लक्ष्य आपको मिलेगा। और ये मैं
बहुत ही विनम्रता से, आग्रह से आपको कह रहा हूँ कि इस प्रकार का सानिध्य बहुत पुण्य से मिला है। शायद यदि कोई आदमी इस समय को भी नहीं समझेगा तो फिर उसका कोई उद्धार का, कोई उत्थान का, कोई उन्नति का कोई मार्ग नहीं हो सकता। जब महापुरुष साक्षात रूप से हमारे सामने होते हैं, हमें कोई चीज़ उपलब्ध होती है, हम उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं करते हैं। हमें ठीक से सांस आ रहा है, जा रहा है, दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई श्वास की दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको अस्थमा है, जिसको दम उखड़ता है, जो अस्थमेटिक लोग हैं, उनसे पूछ के देखिए एक एक सांस की कीमत क्या है। अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग पे हैं, श्वास हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जब हमारा श्वास रुकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, तब हमें पता लगता है श्वास की कीमत क्या है। इसी प्रकार से बहुत विषय हो सकते हैं। हम रूटीन में यूरिन जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, लेकिन जब पेशाब बंद हो जाए किसी भी कारण से, आदमी की मृत्यु हो जाती है। एक एक हमारा बॉडी ऑर्गन फेलियर होता है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे शरीर में चल रही हैं, हम उनका ध्यान नहीं देते हैं। बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम सबको ये सानिध्य मिला हुआ है। और बात यहाँ से प्रारंभ की थी कि जब महापुरुष हमारे पास साक्षात होते हैं, उनका सानिध्य मिला हुआ होता है, तब हम उनका ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं और कितने बड़े हैं और कितने हमारे ऊपर भगवान की कृपा का प्रसाद है कि स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जो लोग राम के पास में रहते थे, जो लोग कृष्ण के पास में रहते थे, जो शिव के पास में रहते थे, सेवा करते थे, ऋषि दयानंद, विवेकानंद, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, जितने भी ऋषि परंपरा के महापुरुष हुए, उनके जो सेवक थे, उनके सहयोगी थे, उनके पारिवारिक लोग थे, वो ये समझते थे कि ठीक है, ये तो अपने हैं। जैसे स्वामी जी महाराज को आप अपना मानते हो, स्वामी जी आपको अपना मानते हैं, इतनी निकटता है। लेकिन हम उनकी उदारता को, उनकी विनम्रता को, जो वो हैं उस रूप में चिंतन और विचार नहीं कर पाते हैं। जब महापुरुष हमारे पास में शरीर नहीं होते हैं, साक्षात नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं ओहो ये तो भगवान थे, ये तो बहुत महापुरुष थे और भगवान, साक्षात भगवान हमारे पास थे। जो कृष्ण को मानने वाले लोग हैं वो बाद में देखते हैं तो ये कृष्ण तो भगवान थे। राम के सानिध्य में जो लोग रहे वो बाद में पछताते हैं, चाहे सेवक के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे सहयोगी के रूप में। आपकी डेजिग्नेशन अलग हो सकती है, कोई निर्माता है, कोई वितरक है, कोई महावितरक है, कोई सेल्समैन है, ये अलग अलग काम की जिम्मेदारी और वर्डिंग हो सकती है, लेकिन आप सभी एक परिवार के सदस्य हैं। आप लोगों को इस प्रकार का जो सानिध्य मिला हुआ है, इसको आप, मेरा आपसे ये निवेदन है, इसका पूरा लाभ लें, प्रमाद ना करें, आलस्य में ना रहें, क्योंकि जो प्रमाद है वो हमारा नुकसान करता है। इसलिए आप पूरी जागरूकता पूर्वक, और यहाँ ये इस धरती का एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि सुंदरतम और उन्नत जो संस्थान है वो पतंजलि योगपीठ है, जिस परिसर में आप सभी बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई धोखा, कोई छल, कोई कपट, विशुद्ध रूप से राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रवाद की संस्था है।
आप सभी इस चीज़ को समझ करके आत्मगौरवान्वित होंगे कि हम भी इस परिवार के सदस्य हैं और इस सेवा में हमारा भी योगदान रहा। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस जीवन को जी रहा हूँ। इसलिए मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी हमारी तरह से स्वाभिमान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, अहंकार शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहम हमारे अंदर एक मूल तत्व है, वो सभी में है। और मैं तो वैसे ही, स्वामी जी बोलते भी हैं कि थोड़ा करंट का आदमी हूँ। अव्यवस्था होते ही मुझे थोड़ा गड़बड़ होती है। मैं स्वयं भी व्यवस्थित रहना चाहता हूँ, दूसरे से भी अपेक्षा करता हूँ। इसलिए आपको इस विषय में विशेष सावधानी पूर्वक अपने ज्ञान, अपनी समझ का प्रयोग करते हुए इस काम को बहुत आगे तक ले जाना है। और आपके जो हाथ हैं वो स्वामी जी के साथ हैं, इसलिए उनका जो तप और डायरेक्ट जो भगवान की कृपा है, ये डायरेक्ट भगवान की कृपा क्यों कहता हूँ, आपने देखा होगा स्वामी जी को, आप देखना, रीड करना, वो कोई नोट्स तैयार करके या कुछ लिख के नहीं आते हैं। वो पहले बोलते हैं, उसके बाद डायरी में नोट करते हैं। बोलते हैं, डायरी रहती है, उसमें लिखते हैं। जितने भी जो लोग बोलते हैं, लगभग 99.999% जो है वो पहले नोट्स तैयार करके लाते हैं, लिख के लाते हैं, वैसा बोलते हैं। पहले स्वामी जी महाराज बोलते हैं, उनको भगवान की विशेष कृपा है कि उनको पहले उनकी आत्मा में ज्ञान आता है और उसके बाद में वो बोलते हैं। और लिखते क्यों हैं? क्योंकि आस्था और संस्कार ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सब लोगों को स्वामी जी के प्रसाद को प्रसारित करते हैं। इसलिए उनको निर्देशित करने के लिए ये बातें हैं, ये विषय चलाना है, वो उसमें नोट करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों का परम सौभाग्य है और बीच बीच में आप लोगों के अनुभव भी शेयर किए जाएंगे और बहुत विषय की बातें होंगी। और जब तक आप विषय से जुड़ेंगे नहीं, चीज़ को समझेंगे नहीं, बहुत से लोग हैं, सोना इतना महंगा क्यों है, पर वो परंपरा से आ गया कि सोना है इसलिए महंगा है, डायमंड है इसलिए महंगा है। इस डायमंड की मैं पशु आहार की बात नहीं कह रहा, मैं मेटल की बात कह रहा हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये जो भी चीज़ें हैं, ये महंगे क्यों हैं, ये विचार करना पड़ता है। इनके अंदर कोई दूसरे मेटल से, लोहे से, तांबे से कुछ विशेषताएं गोल्ड की अलग हैं। सारे मेटल्स को एसिड खा जाता है, लेकिन सोने को खा नहीं सकता। तेजाब खाने से मतलब जला देता है, वेपरेट कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। लेकिन सोने का पाउडर बन जाएगा, सोना नष्ट नहीं होता, इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ये विषय यहाँ का नहीं है, लेकिन मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, जो हमारा पशु आहार है उसकी कुछ क्वालिटी है, कुछ योग्यता है, कुछ विशेषता है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बात पे बहुत जो एक्सपर्ट हैं उनसे चर्चा करते हैं। मैं डायरेक्ट बहुत से जो यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, इन सभी महापुरुषों से लगभग मैं व्यक्तिगत संवाद कर लेता हूँ। ये प्रयास रहता है कि हम क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हम रेट कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी का ये स्लोगन है, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। अब ये बात यदि बोलते हैं तो बड़ी परेशानी होती है लोगों को कि सबसे अच्छा वो सस्ता कैसे हो सकता है। यह आप लोगों की भी व्यक्तिगत दिक्कत हो सकती है, लेकिन हो सकता है। गैप बहुत अधिक कर रखा है। मार्केट में जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ एक कचरे का, एक वेस्ट का और एक प्योर
कोई ग्रेन है, चाहे कोई फ्रूट्स हैं, सड़े हुए टमाटर का और हेल्दी टमाटर का रेट डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन जो टमाटर सड़ के गल के कचड़ा हो गया है वो भी हेल्दी टमाटर से तुलना और कचरे के साथ में, तो वहाँ दिक्कत होती है। और वहाँ फिर बड़ा पेशेंस से, समझदारी से वो ये समझाना पड़ता है कि भाई इसकी ये विशेषता है, ये भिन्नता है, उसको जानना है, उसको समझना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसको कितना कम से कम हम मूल्य कर सकते हैं। पदार्थ तो सब हमें किसान से, इंडस्ट्री से मिलता है, मैन्युफैक्चरर से भी और जो सप्लायर हैं उनसे भी। मतलब इस इतने बड़े मंच से मेरा ये निवेदन है वो अच्छे प्रोडक्ट तैयार करके, अच्छी क्वालिटी दे करके इस समाज का हित करें। समाज के हित में, राष्ट्र के हित में हमारा हित है। यदि हमारा समाज गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालक यदि मरता है तो ये ना सोचिए कि हम सुरक्षित हैं। मौत हमारे नज़दीक घूम रही है। वो मृत्यु जो उस किसान की है, पशुपालक की है, वो कमजोरी वो हमारे भी इर्द गिर्द घूम रही है। मौका मिलते ही वो हमारा भी काम करेगी। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा विचार करिए, आप इसका चिंतन कीजिए कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। पड़ोसी के घर के शीशे टूटे हैं, उस पर हमला हुआ है, उसके घर में आँच लगी है। आँच की किसी से मित्रता नहीं है, झगड़ा और बवाल की किसी से मित्रता नहीं है। वो कहीं तक फैल सकता है, कहीं तक जा सकता है। इसलिए हम सब जागरूक और प्रबुद्ध लोगों का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि हम आँच ना लगने दें, हानि न होने दें, दूसरे की हानि ना करें, ना होने दें। तो इसलिए आप इस विषय में विचार करें और कितना अच्छा हम कर सकते हैं और समाज को क्या दे सकते हैं। इस चिंतन के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी वाणी को विराम देता हूं और आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। ओम सम, ओम शांति। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय गुरुजी। गुरुजी ने जो हमें मार्गदर्शित किया और इस अभियान का, यह जो बहुत बड़ा दिव्य ग्रामोन्नति का अभियान है, इसका महत्व बताया। तो गुरुजी, मैं हमारे सभी साथियों के तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी पुरुषार्थ के साथ हम हर गांव तक, हर पशुपालक तक इस अभियान को ले जाएंगे। एक विषय है सफल पशुपालन की विशेषताएं, जिसमें बहुत बड़ी गहराई है और बड़ी अलग अलग उसके पासे है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हमारे बीच आगमन हो चुका है। तो स्वामी जी मंच पर आ रहे, तो आप खड़े होकर ओंकार की ध्वनि से ओ बैठ। किसी भी कार्य को, किसी भी सेवा को जब हम करते हैं तो हमें उसके मूल से लेकर के और उसके एंड तक यदि पूरा दर्शन साफ साफ दिखता है तो कोई बहम, कोई संशय, गफलत, उलझन, कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं रहता और हम उस यात्रा को बहुत दूर तक
बहुत प्रामाणिकता के साथ आदर्श रूप में लेकर के जा सकते हैं। मैंने ये देखा है, छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, लगभग सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के संदर्भ में मैं इस बात को कह रहा हूं। जैसे कोई आदमी राजनीति को ऐसे देखता है, अरे ठीक है शराब पिलाओ वोट मिल जाएंगे, तो कुछ लोग दारू पिला करके और कुछ छोटे मोटे वार्ड मेंबर, एमएलए, कुछ लोग एमपी भी बन जाते हैं एक आधी बार भूल चूक से, लेकिन वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ऐसे ही आर्थिक क्षेत्र में, अरे बोले साहब इधर उधर की 2-4 चीज़ें मिलावट फिलावट कर लो और वारे नारे हो जाएंगे। तो 1-2 बार तो लोग लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या थोड़ा जिनका बड़ा दायरा है वो 10-20 करोड़ का भी एक बार तो घोटाला कर सकते हैं। शास्त्र में कहा है, अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, एक प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। हाँ, अन्याय से उपार्जित जो अर्थ है वो कहते ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक ठहर सकता है। प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। हाँ, ये देखा है मैंने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गैंगस्टर्स के बारे में तो सुनते रहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल किसी की आयु होती है। कोई बहुत ज़्यादा किसी को प्रोटेक्शन मिल जाए, दाऊद जैसे लोगों को, पाकिस्तान आदि किसी कंट्री विशेष का पूरी सरकार ही खड़ी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो 10 वर्ष से ज़्यादा कोई भी गैंगस्टर नहीं चलता। 10 वर्ष से ज़्यादा कोई भी बदमाश की आयु, कोई भी बेईमान की आयु, गलत काम करने वाले की, चाहे धार्मिक क्षेत्र में है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में है, और घर में भी कोई बदी करता है तो भी या तो कोई उसको ख़त्म कर देता है, या उसको इतनी आत्मग्लानि होती है, पापों के बोझ से इतना दब जाता है आदमी, क्योंकि गलत करके ना आदमी को ग्लानि होती है। 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आदमी को ग्लानि होती है। अफसोस क्या? एक तो अच्छा ना करने का अफसोस कि मैंने बचपन में, पढ़ाई के समय, जवानी में ये काम क्यों नहीं किया, और ये क्यों कर दिया मैंने, ये बचपन में मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जवानी में ऐसा क्यों किया, मैंने बिजनेस में ऐसा क्यों किया, मैंने अपने घरवाली के साथ, अपने घरवाले के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा न करने का और गलत करने का अफसोस व्यक्ति को सदा रहता है। मैं आपसे बात ही कर रहा था, कोई भी क्षेत्र हो उसके आर पार देखने का हमें सामर्थ्य आना चाहिए, तो फिर एक तो अपने से गलत काम कभी नहीं होगा। हम लोग शास्त्रों में सिखाते हैं कि आदमी को पाप से बचना हो तो 2 उपाय हैं। एक तो परिणाम देख लो, किसी भी गलत काम का परिणाम इतना ज़्यादा होता है, किसी का परिणाम साल में, किसी का 2, किसी का 5, किसी का मैंने कहा 10 साल में परिणाम आ जाता है। परिणाम को देखने वाला व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। और दूसरा एक ये है, प्रेम तत्व है जो आदमी को पाप से बचा लेता है। जैसे कोई अपने माता पिता से, कोई अपने गुरुओं से, बड़ों से, महापुरुषों से प्रेम करता है, धर्म से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो कहता है नहीं, अरे भाई भगवान के लिए ऐसा मत करो, धर्म के लिए ऐसा मत करो, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए ऐसा मत करो, अपने गुरुओं की बात की इज्जत के लिए ऐसा मत करो। 2 ही समाधान है जीवन में, एक प्रेम और दूसरा परिणाम को देख करके किस का आदमी बच जाएगा। इसमें मैं ये देखता हूं कि ज़्यादातर लोग ना संवेदनशील नहीं होते, छोटा छोटा चीज़ों को देखते हैं, समग्रता में नहीं देख पाते। जो व्यक्ति टोटलिटी में चीज़ों को देखेगा, इसको अंग्रेजी में टोटलिटी भी बोल सकते हैं, इंक्लूसिवली बोलते हैं,
किसी चीज़ों का जब इंक्लूसिवली उनका मूल्यांकन करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, तो चीज़ें साफ साफ दिखती हैं समग्रता में। व्यापार को, व्यवहार को, संसार को, संबंधों को, धर्म को, अध्यात्म को, जीवन को, किसी भी बिंदु को समग्रता में देखने का सामर्थ्य आपको आना चाहिए, तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब मैं आपके जो इर्द गिर्द की दुनिया है, आपके डेली लाइफ के साथ जो जुड़े हुए बहुत से तो प्रश्न हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान है और कैसे हमें काम करना चाहिए। जैसे दो तीन संदर्भ में अपने बताता हूं, फिर आप वाले पर आता हूं। मैंने योग किया, उससे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। मैं 9 साल की उम्र से करता हूँ। फिर मैंने देखा जिस योग से मैंने जीवन पाया है, मुझे तो औरों को भी बताना चाहिए। मैं बताने लगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। ये अलग बात है कि सब लोग किसी भी चीज़ को एक जैसा फॉलो नहीं करते। हर फील्ड में 3 तरह के लोग होते हैं, एक प्रथम कोटि के, एक मध्यम कोटि के, एक सामान्य कोटि के। कुछ लोग फर्स्ट क्लास होते हैं, कुछ मिडल होते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल उसमें परफॉर्मर होते हैं। लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर फील्ड में ऐसे आपको लोग मिलेंगे। मैंने परफॉर्म किया जो है प्रथम कोटि का, और जिन लोगों ने मेरी बात को 100% माना, हार्ट अटैक से लेकर के, कैंसर से लेकर के, आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं था, उन लालाइज बीमारियों को हमने ठीक किया। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैंने योग को समग्रता से समझा कि योग केवल व्यायाम नहीं, योग केवल आसन नहीं, योग केवल प्राणायाम नहीं, योग केवल ध्यान नहीं, योग तो एक समग्र जीवन पद्धति है। योग कोई मजहबी परंपरा नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उसके ऊपर प्रामाणिकता से ये योगाभ्यास इतनी देर तक, इतनी दिनों तक करना, इसका ये परिणाम आएगा। और हमने फिर एक एक सेकंड की उसमें कैलकुलेशन की कि आप एक बार भी कपालभाति करते हो 1 सेकंड में, उससे क्या रिजल्ट आता है आपकी बॉडी पर, उस तक का हमने मूल्यांकन कर लिया। मैं कह रहा था एंड टू एंड चीज़ों को सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर सी चीज़ों को देखने से कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे फिर हमने आयुर्वेद को लिया। अरे आयुर्वेद तो ज्ञान का भंडार है, कितने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से अपने पुरखों ने उसमें अध्ययन, शोध, अनुसंधान किया, और उसके बाद में वो बहुत बड़ी विरासत हमें मिली है। तो उसके ऊपर हमने कार्य करना शुरू किया। मैं आज आपको एक बात कहता हूं, जो सैकड़ों नहीं हजारों सालों में नहीं हुआ, वो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का काम और वैदिक संस्कृति को ऊपर ले जाने का काम पतंजलि योगपीठ से हुआ, जो हजारों साल में नहीं हुआ। कैसे? लोग तो स्वदेशी की बात कर रहे थे, 200 सालों से तो स्वदेशी का आंदोलन हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन वो कार्य क्यों नहीं हुआ भाई? इसमें पूरा घुसना पड़ता है, बचा के नहीं रखना। शेर जब शिकार करता है ना, तो ये नहीं सोचता कि भैया कल दूसरे को के ऊपर भी झपट्टा मारना है, चाहे वो हाथी के ऊपर झपट्टा मारे, चाहे वो भैंसे के ऊपर, या जो है वो खरगोश को मारे या हिरण को। जहां भी लगता है ना, पूरी ताकत झोंक के लग जाता है। देखो एक तो सूत्र यह है, जहां भी लगो बचा के मत रखो, ऐसे लग जाओ शेर की तरह झपट्टा मारो। बहुत लोगों ने हमें बहुत तरह से अलग अलग बार कहा, बोला अब बाबा मरा, बोले इस बार गया बाबा काम से, फिर बोले अरे ये तो बाबा कामयाब हो गया। मैंने कहा तुम जो है यूं ही देखते रहो। बहुत तरह की ऐसी कहानियां हैं। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा सन्यासी नहीं हुआ जिसने 4-5 हजार करोड़ का कर्ज लेकर के
और अपनी सेवा का फर्ज निभाया हो। स्वामी रामदेव वो सन्यासी है जिसने अभी तक हजारों करोड़ का कर्ज लिया और अभी भी करीब 4-5 हज़ार करोड़ का कर्ज का प्रोसेस चल रहा है ही उसमें। लेकिन क्या है, ठीक है, काम होगा। हमने जो भी कर्ज लिया 2-3 साल में चुका दिया, जो अब ले रहे हैं। अभी भी 5 बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी योगपीठ हमने बनाई। लोग कह रहे थे कि ये इतने बड़े स्वामी जी जो है ये बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, इतने बड़े हॉल बना रहे हैं, इनमें आदमी आएंगे कहाँ से। अब जब भी यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो जगह कम पड़ जाती है, किसी को पार्क में रखना पड़ता है, किसी को हॉल में रखना पड़ता है। आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। आज से करीब 30 साल पहले मैं दिल्ली के चावड़ी बाजार खारी बावली का बाजार और ये सब है ना, उधर से मैं गुजर रहा। हम गांव के थे, अब हमने तो बिजनेस समय सोचा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। तो वहाँ जो है ना एक आदमी जो है वो सुई का वो लेके जा रहा ठेला भर के, दूसरा आया धागे का भर के ले जा रहा। मैंने कहा इतनी सुई किसको बेचेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ। अरे ये सुई भर के ले जा रहा है, ये घर में सुई तो एक प्रयोग में आती है, इतनी सुई इससे खरीदेगा कौन। ये पता नहीं है, तो पूरे जहाज भर भर के इधर उधर भेजे जाते हैं, चाहे सुई हो, चाहे धागा हो, चाहे ट्रक हो, चाहे मोटरसाइकिल हो। सोच बड़ी होनी चाहिए। पहली बात, समग्रता में चीजों को देखना चाहिए। जब हमने शुरू में फूड पार्क लगाया तो सब मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे उलाने देते रहते थे, ये कैपेसिटी तो लगा रहे हो 100 टन 50 टन, ये बिकेगा कहाँ। शास्त्री जी ने जो है शुरू में जब वो शुरू किया सरसों के तेल वाला प्लांट, तो वो उसमें 20 टन रोज का जो है वो तेल बनाने का, आज से बात कर रहा हूँ 7 साल पहले की, 8 साल की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 8 साल पहले जब वो 20 टन का सरसों के तेल का प्लांट लगाया तो हम जो है हम सोचते थे 20 ट्रक बिकेगा कहाँ भाई, ये 2 ट्रक कहाँ बिकेगा। और महीने के हो गए 25 दूना 50-60 ट्रक, भाई तो बहुत बड़ा मामला है। फिर बाद में हमने सोचा रहे ये तो हिंदुस्तान में तो 2 लाख करोड़ का तो तेल खा जाते हैं लोग। 2 लाख करोड़ का, मैंने कहा 2 ट्रक तो उसमें चम्मच के बराबर है। वो 2 ट्रक से हमने यात्रा शुरू की थी, 2 ट्रक से। इस समय हमको रोज लगभग इस समय करीब 25-30 और आने वाले समय में रोज हमको 50 ट्रक तो जो महीने का होता था वो रोज का चाहिए। 50 ट्रक रोज का। क्या? सरसों का तेल। तो बात समझ में आई कुछ? आदमी को ना बड़ा सोचना चाहिए, चीजों को टोटलिटी में देखना चाहिए। इस हिंदुस्तान में जितने आदमी हैं उससे ज्यादा पशु हुआ करते थे, अब तो थोड़ा आबादी घट गई। अभी टोटल कितने हैं भाई, गाय भैंस सब मिला करके जो लोग जिनका क्या कहते हैं, और टोटल पूरे हिंदुस्तान में तो करीब जो है, पहले तो जितनी आबादी होती थी उससे ज़्यादा होते थे। अभी किसी किसी स्टेट में जितनी आबादी है उतने ही पशु हैं, और किसी किसी में आधी। तो तब भी मानो तो करीब 50-60 करोड़ तो ऐसे पशु हैं जिनको जो है आवश्यकता होती है पशु आहार की। ये तो मैं तुम्हारे फील्ड की बात कर रहा हूँ। अभी इतना बड़ा हिंदुस्तान है। आजकल जो ना जब ये सिखाते हैं ना मैनेजमेंट में, तब कहते हैं भाई किसी भी चीज़ फील्ड में काम करना हो तो पहले तो ये देखो इसका मार्केट साइज क्या है। पहले तो हमको ये शब्द ही नहीं पता होते थे मार्केट साइज क्या है। फिर बोलो उसमें हमारा कितना शेयरिंग होगा, हम उसमें कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, हमारे प्रति लोगों का कितना विश्वास है, उसको बोलते हैं ब्रांड का ट्रस्ट क्या है, उसके आधार पर काम होता है। आप लोग जो काम कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अभी नींव डाली है, और मैं 1-2 साल में ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप अभी करीब 900, थोड़े दिन में आप करीब 1000 हो जाओगे। 1000 भाइयों में जैसे 10 लोग यहाँ पर टॉप के परफॉर्मर हैं, आप लोग मेहनत करके वैसे ही सब के सब परफॉर्म कर सकते हो। समग्रता से इस चीज़ को समझो तो
इसके लिए ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया 3 दिन का। वापस भाई, हमसे पहले भी लोग योग सिखा रहे थे, तब उनके पास में वही 5-10 लोग योग सीखने आते थे, और कभी कभी तो वो भी नहीं आते थे, और कभी कभी तो ये होता था जो खुद सिखा रहा था वो भी थोड़े दिन में डिप्रेशन का शिकार हो जाता था। बोले भाई क्यों कर रहा हूं मैं तो ये हालत है, बिना बड़ा सोचे। आयुर्वेद के जो वैद्य जी थे वो झोपड़ी में बैठा करते थे, बरसात जैसे आजकल चल रही है ऐसे उसकी झोपड़ी टपका करती, खपरेल में, मोटे से चश्मे वैद्य जी के, बाल पूरी सफ़ेद, उसमें भी थोड़ा थोड़ा कहीं मुंह में से थूक थाक निकलता रहे, हाथ भी वैद्य जी देखे तो ऐसे हलता रहे, ऐसे वैद्य वहाँ हुआ करते थे। आजकल हमने नए बच्चे, नए लड़के और लड़कियाँ, यंगस्टर्स को, जब हमने आयुर्वेद शुरू किया था आज से 25 साल पहले, उस समय इनको कोई कंपाउंडर नहीं रखा करता था BMS पढ़े हुए को। आजकल एलोपैथी के डॉक्टर भी MBBS भी BMS से इलाज करा रहा है। धारा युग की परिवर्तित कर सकते हो, ये सोच होनी चाहिए आपकी, पहले बड़ी, फिर वह करने से बनती है बात। देखो दुनिया में अल्टीमेट चीज है, आपको अच्छा परफॉर्मर होना है। क्या होना है? अच्छा, अल्टीमेट थिंग इज परफॉर्मेंस। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है आप कर क्या सकते हो, और यदि आप कुछ कर नहीं सकते तो आपके लिए धरती है ही नहीं। फिर या तो ऊपर जाओ या धरती में गड़ जाओ। धरती पर वही जिंदा रह पाएंगे जो अच्छे परफॉर्मर हैं। भाई चलो ठीक है, अपने 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, वो तो चींटी भी खा लेती है जो कण भर खाती है, और हाथी भी खा लेता है जो मण भर खाता है। तो गांव में ऐसे लोगों को बोला जाता है ये अनाज का दुश्मन है। बोले सुबह से शाम तक रोटी तोड़ता रहता है, काम कुछ नहीं करता। तो ये रोटी तोड़ प्रोग्राम तो बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी तुमको याद करें, भाई आदमी तो बहुत काम का था, भाई चला गया है। ऐसा काम कर, और ये सब कर सकते हो। और भाई मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं वहीं से हूं जिस पृष्ठभूमि से आप में से 99% लोग हैं। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, छोटे से गांव से, सरकारी स्कूल से पढ़ करके, बाद में गुरु शिष्य परंपरा से गुरुकुल में पढ़ करके आज यहां तक पहुंचे हैं। और जो अब हमने जो पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात जो हमने किया है, आज उसको दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अल्टीमेट चीज है परफॉर्मेंस। तो आप इस पूरे कार्य को पहले तो समग्रता से समझिए, इसकी व्यापकता समझाता हूं कितनी बड़ी है। आज हर एक इंसान जैसे अपने बारे में जागरूक हुआ है, पहले तो वो कोई भी मिलावट की चीज़ नहीं खाना चाहता। देखो ये तो आदमी को ना कुछ लत लग जाती है, बुरी आदत लग जाती है, उस वजह से आदमी बीड़ी सिगरेट शराब आदि पी लेता है, पता है उसको गड़बड़ है तो भी। लेकिन बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाला भी असली घी खाना चाहता है कि नकली? बताओ भाई, बोलो। वो असली खाना चाहता है। क्यों? अरे बोले ये गंदगी खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत असली घी खा लेंगे तो कुछ दबा दब जाएगा। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा बापू हुक्का क्यों पीवा है? बोले ये जो बीड़ी पीते हैं ना, ये सूखी सूखी लगती है, इसमें से थोड़ा ठंडा हो क्या हुआ है, फिल्टर हो गया। मैंने वो हर आदमी को प्योर चीज चाहिए। और ड्रग भी लेते हैं तो बोले भाई प्योर होना चाहिए, बोले तम्बाकू है तो बोले कड़क होनी चाहिए, दारू है तो बोले पता नहीं उसमें तो क्या, हमें तो ये पता नहीं उसका पैरामीटर क्या है, बोले उसमें कोई नशा थोड़ा जोरदार होना चाहिए, जो भी कुछ होता होगा। तो भाई आदमी अपने लिए अच्छी हो या बुरी हो, आदमी जहर खरीदना जाता है तो सोचता है जहर पूरा होना चाहिए भाई। हाँ, नहीं तो आजकल तो सल्फास की गोली खा के भी लोग मरते ही नहीं, पता लगा नकली सल्फास था। जो हो आदमी वो पूरी चाहता है। आदमी पहले अपने बारे में जागरूक हुआ, वो आज खाने पीने की चीज़ें, चाहे कॉस्मेटिक है, चाहे वो आटा है, दाल है, नमक है, तेल है, हल्दी है, मसाले हैं, कुछ भी है, नकली चीज़ नहीं चाहता।
अब वही बात अब लोग पशुओं के बारे में भी सोचने लगे हैं। पता है कि भाई मिलावटी चीज़ें खा खा करके और गलत फॉर्मुलेशन खा खा करके हमारा शरीर बेकार हो गया है। अब अपने पशुओं के बारे में भी ये जागरूकता थोड़ी तो आ गई है, थोड़ी और बढ़नी है। देखो, इसको बोलते हैं जैसे जैसे व्यक्ति सिविलाइज होता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति को एनलाइटमेंट होता है, एजुकेट होता जाता है। फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन इस देश में पहले बहुत थोड़ा था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले आज से 20 साल पहले लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये ट्रांसफैट क्या है, फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, फिर माइक्रो लेवल पर सोचने लग गया। अभी अब लोगों को थोड़ा बहुत पता लगने लग गया कि भाई खाली दाल रोटी खाने से बात नहीं बनेगी। भाई दाल रोटी खाओ, लेकिन उसके साथ ऐसे साग सब्जियां कुछ इस तरह से उसको खाओ कि जिससे कि बॉडी में कैल्शियम, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पूरी रहें, कोई चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं हो जाए। मेल न्यूट्रिशन, डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी, ये आजकल लोगों को समझ में आने लगी है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का न्यूट्रिशन एजुकेशन, जैसे जैसे फूड एजुकेशन और जो है हेल्थ एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसे आदमी अपने बारे में ज़्यादा जागरूक हो रहा है। अब वो अपने पशुओं के बारे में भी जागरूक हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक पशु की कीमत आज 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख हो गई। अब अपने पशु को वो गलत चीज़ नहीं खिलाना चाहता है, अपने पशु को गलत फीड सप्लीमेंट नहीं देना चाहता, अपने पशु को गलत औषधि नहीं देना चाहता। उसको पता है अरे 5 लाख का पशु है, यदि मैंने गलत चीज़ दे दी तो पशु मर जाएगा, मैंने गलत इसको आहार खिला दिया तो ये दूध इसका घट जाएगा, या फिर मैंने लगा कुछ दिनों तक मैंने चलो यूरिया के आहार थोड़े पशु आहार आदि खिला भी दिए तो 6 महीने तो दूध दे दिया, फिर मेरा पशु ही बेकार हो जाएगा, आगे नए दूध नहीं होगा। तो भाई मैं अपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का जो मेरा पशु है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। और इतनी बात नहीं, पशु जो खराब होता है सो होता है, उसका जो दूध आता है वो पी करके हमारे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनके जिस्म में जहर घुल जाता है। जो गर्भिणी माताएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो उस दूध को पीती हैं तो वो तो एक तरह से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। गर्भवती माताएं, प्रेग्नेंट लेडीज, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीमार लोग जिनको पहले से ही कैंसर हो रखा है, पहले से किसी को डायबिटीज़, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को स्किन प्रॉब्लम, किसी को लीवर किडनी खराब, बहुत खराब हालत होती है, ऐसे लोग जब खराब दूध पीते हैं, ऐसे लोग जब खराब अन्न, शाक सब्जियां, फल खाते हैं, खराब अन्न खाते हैं, देखो धरती पर कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, खाना तो पड़ेगा 2 वक्त सबको, रोटी दाल आदि जो भी है, और उसमें जहर घुल गया, दूध में जहर घुल गया। इसलिए मैंने कहा था जो हम पशु के पेट में डालते हैं, जो हम धरती माँ की कोख में डालते हैं, धरती माता में डालते हैं, वो सारा हमारे पेट में आता है। ये विचार हमें धीरे धीरे इस देश में बढ़ाना पड़ेगा, और ये बढ़ रहा है। और ये विचार बढ़ने से दूसरे भी सुधरेंगे। देख लेना आप, अभी जैसे हमने नेचुरल प्रोडक्ट शुरू किए, जो पिछले कई 100 सालों से विदेशी कंपनियां केवल केमिकल्स बेच रही थी, अब वो कहती हैं भाई अब हमें भी जड़ी बूटियां और आयुर्वेद के फील्ड में आना पड़ेगा, मजबूर कर दिया हमने। तो ये दूसरे लोग भी मजबूर होंगे कि वो भी फिर यूरिया ना डालें, वो भी फिर जो पशुओं के लिए जितना फैट ज़रूरी है, जितना प्रोटीन ज़रूरी है, जितने मिनरल्स ज़रूरी हैं, जितने विटामिन ज़रूरी हैं, उनके साथ फिर वो भी जो है पशु आहार और फीड सप्लीमेंट बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और मैंने कहा हमको भी इस कार्य को सीखने में ही 10 साल लग गए, हर एक फील्ड में। मैंने देखा एक तो हमारे हिंदुस्तान में क्या है, जिसको भी थोड़ा बहुत पता हो ना, वो कहते हैं ना, वो चूहे को मिल गई वो हल्दी की गांठ और बन बैठा पंसारी। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो ज्ञान किसी अगले को डिलीवर नहीं करना चाहता, पास ऑन नहीं करना चाहता। हमने चारों तरफ, इसमें मैं डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का और का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारे रहस्य के पर्दे खोल करके रख दिए और सारे देश के अब साइंटिस्टों को एक मंच पर ले आए। और
जो है इतना ज़बरदस्त काम किया कि अब लोगों को ये जो है उसके अंदर एक तो उसके बेसिक मटेरियल होते हैं, फिर प्रीमिक्स होता है, इसके ऊपर इतना काम किया कि अब ये सारे रहस्य के पर्दे खुल गए, फीड सप्लीमेंट्स में भी। और जितने भी अपनी प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद देता हूँ। सब भी बहुत प्रामाणिकता से कार्य कर रहे हैं, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और अब देश में जो ईमानदारी से सच्चाई से काम करने वाले जो अच्छे अच्छे लोग हैं सब, क्योंकि हमारा तो प्रयास ही है इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, प्रॉस्पेरिटी, इन्वॉल्वमेंट, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ स्वदेशी, चारों तरफ से लोगों को उठाना। तो अब पशु आहार में हमने जब ये यात्रा शुरू की थी जो है, तब हम कितने टन बेचा करते थे भाई? आज से तीन साल 4 साल पहले बहुत थोड़ा सा था। क्या शिवराज, कितना था? तुम्हें कितने साल हो गए? 13 में आया था, 13, 14, नवंबर के बाद दिसंबर आ गया, फिर 14, 15, 16, 17, 4-5 साल से 10 टन से शुरू किया था। 8-10 टन से शुरू हुआ था, 8-10 टन डेली। फिर अब कितना जा रहा है? 1,40,000 टन किया। और अब तो पहले साल इन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया था, बहुत तरह के चैलेंजेस थे, और अब तो लाखों टन में मामला पहुंच गया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूरी टीम का भी। देखो जो है ये सीखने जैसी चीज़ है। एक तो बड़ा लक्ष्य लेकर के सामने चलने पड़ता है। कोई भी कार्य करो कम से कम 3, 5, 10, 15, 20, 25 साल का सोच के करो। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जो लोग हमारे इस यात्रा में हम सफ़र हैं, साझेदार हैं, भागीदार हैं, कोई भी काम साझेदारी से होता है दुनिया में। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला तो आदमी पैदा भी नहीं होता। माता पिता के सहयोग से हम पैदा होते हैं, गुरु शिष्य के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में अकेला कुछ नहीं। हाथ भी 2 हैं, फेफड़े भी 2 हैं, किडनी भी 2 हैं, हार्ट देखने में एक है, उसके अंदर भी 3 आर्टरीज हैं। देखने में खोपड़ी एक दिखती है, इसके भीतर भी राइट लेफ्ट 2 ब्रेन है। अकेले कुछ नहीं होता दुनिया में, केवल तो कुछ होता ही नहीं है, सब मिलजुल करके होता है। और इस पूरी यात्रा में आप सब हमारे साझीदार हैं, आप इसमें हम सफ़र हैं, हमराही हैं, सहयोगी हैं एक दूसरे के। आप लोग कम से कम, मैं 50 साल तो और जीने वाला हूं भाई। 50 साल तो क्यों आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं भाई, बाकी फिर अगले लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप में से भी बहुत से तो 50 साल के फिर बालक होकर के फिर आ जाएंगे मेरे पास। हाँ, कुछ सोच रहे हैं बाबा जी हम तो 20-25 साल में खिसक लेंगे, फिर क्या दिक्कत है? अरे जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नत्वं शोचितुमर्हसि अन्ते मति सो गति। भाई आप लोग देखो, काम में, ध्यान में, मन में, भाव में, यम यम आपि स्मरण भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमेवि तिखोन्ते सदा तद्भाव भावित। आप लोग ये विचार से, व्यवहार से, संसार से अब मेरे से जुड़ चुके हो। अब आप मुझे छोड़ने वाले नहीं और मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ाओ इस काम को, खूब बढ़ाओ। आज जहाँ खड़े हो वहाँ इससे 10 गुना 20 गुना ऊपर लेकर के जाओ। आज आप लोग यदि जो है 10-20 टन बेच रहे हो, आप 100 टन बेचो। एक आदमी जो 100 टन बेच रहे हो 500 टन बेचो। इतना बड़ा काम है ये, कोई छोटा काम है, बहुत बड़ा काम। टोटल जो खपत है पशु आहार की, थोड़ी बहुत सर्वे करते हुए कितना है, मार्केट साइज कितना है पशु आहार का, कितने लाख टन है, कितना करोड़ टन है? 90 लाख टन। बताओ, 90 लाख टन है, कितना ही बढ़ लो। तुम तो अभी करीब 1.5-2 लाख पे बैठे हो अभी। वो अलग है। ये जो कंपाउंड के रूप में बिकता है, अपने घरों में जो यूज करते हैं वो तो देखो
उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट में जो घरेलू चीज़ें यूज़ करते हैं लोग, चोकर भिगो डालते हैं, खली डालते हैं अपने घर की, और बहुत से तरह के। अब यूँ इतने पशुओं का अभी तो एक कार्यक्रम और शुरू करने वाले हैं, 1000 लाख टन। समझ में आया भाई कितनी संख्या है? कितना? 1000 लाख टन सालाना। जो हमारे डॉक्टर कुंडू साहब हैं, चीफ साइंटिस्ट हैं एनडीआरआई के, बहुत बहुत अभिनंदन है कुंडू साहब का। ये इनका ना इतना प्रेम हो गया इन डॉक्टर्स का कि अब हमको ऐसा लगता है, ये प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि काम किया करते थे ना, ऋषि रिसर्च किया करते थे प्राचीन काल में हर फील्ड में, गाय भैंसों का, पशुधन का, मनुष्य का, इन सब की प्रकृति की कैसे रक्षा होगी, कैसे इनका उत्थान विकास होगा। तो अब हमारे जो है कुंडू साहब जैसे साइंटिस्ट हैं जो इस समय मनुष्य जाति से लेकर के और सारे पशुओं और सारी मानव जाति के साथ साथ इस सृष्टि की चिंता करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है सारे हमारे कुंडू साहब से लेकर के सारे साइंटिस्टों का। तो 1000 लाख टन क्या, अब ये दिमाग में ही नहीं घुसती बहुतों के, तो ऊपर ऊपर से जावा है। बोले बाबा जी अब ये कितने होती है ये और बता दो। जब हम इस पूरे देश में काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाते थे, तब हम बोलते थे भाई काला धन करीब 400 लाख करोड़ है। तो उनको यही बतवा नहीं रखता थे 400 लाख करोड़ होता क्या है, क्योंकि लाख तो सुने, करोड़ भी सुने, 100 करोड़ से ऊपर आदमी के कहते हैं कुत्ते फेल हो जाते हैं। वो फिर नहीं समझ में आता है क्या सौदा है। तो आप लोग जो ये काम कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें पशुहार एक कार्य है, फिर इसमें जो अलग अलग जो फीड सप्लीमेंट्स हैं वो अलग कार्य है, फिर औषधियाँ वो और लेकर के आ रहे हैं, और किसानों को फिर अच्छी खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। देखो वापस लौटना तो पड़ेगा सत्य के रास्ते पर। जिस तरह से मनुष्य आगे बढ़ रहा है विनाशकारी विकास की ओर, बिना विवेकी, बिना विवेक के अविवेकी होकर के, उसका परिणाम बड़ा खतरनाक है। तो ये जो पूरी यात्रा है लोगों को समझाने की बात है। आप लोग आज जो भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्होंने लोगों को समझाया है। देखो दो तरह के, एक तो होता है बहकावा और एक होता है समझाना। बहकाने और समझाने में फ़र्क है। जैसे बहकाने का क्या होता है, कोई भी आदमी बहका देता है, अरे जी तेरे दिन खराब चल रहे हैं। बोले क्यों भाई? बोले तेरे ऊपर शनि की राहु की दशा चल रही है। अच्छा, फिर बोले इससे क्या होता है? तो आदमी को लाइफ में 5-7 समस्याएं तो सभी को रहती हैं। बोले तुम जितना मेहनत करते हो ना उतना तुम्हें फल नहीं मिलता। हर आदमी सोचता है जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना फल मेरे को नहीं मिलता। फिर दूसरा एक और बात कह देते, बोले हाँ तुम सबके लिए अच्छा ही करते हो और दूसरा तुम्हारी बुराई सोचते रहते हैं। आदमी ये भी सोचता है ना ये काम तो होता रहता है मेरे साथ। और बोले ये है कि इस समय तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कुछ उपाय कर रहे हो तो अच्छा चल जाएगा। आदमी की लाइफ में अप एंड डाउन आता रहता है, तो सोचता है समय तो अच्छा नहीं चल रहा, कुछ उपाय कर ही लेना चाहिए। और बोले ये उपाय नहीं किया ना तो फिर हो सकता है तेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। उसको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं। ये आता है, मतलब ये है बहकाना। बहका करके कितना बिजनेस चलता है इस देश में। ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ना कोई फीड सप्लीमेंट बेचने, ना कोई पशुआहार बेचना, ना कोई घी तेल बेचना, कुछ कार्यक्रम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं, खाली दुकान सजा करके बैठे हैं। ढोंगी आडंबर पाखंड फैलाने वाले ये कई जन्मों तक नर्क में जाएंगे। कुछ नहीं काम इनका, ना खेती करते, ना कोई व्यापार करते, ना कोई फैक्ट्री चलाते, ना कोई दुकान, खाली बैठे बैठे लोगों को बहकाते हैं। इसका एक बार किसी ने एनालिसिस किया तो ये 50,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ का बिजनेस है। 1 लाख फिर समझ में नहीं आएगा, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धंधा है ये। कितने का? 50,000 करोड़ समझ में आते हैं? 100 करोड़ के बाद फिर 200, 500, 1,000 करोड़, फिर ऐसे मिल करके 10,000, 20, 50,000 करोड़ का फोकट का काम, बहकाना लोगों को। क्या?
तेरे ऊपर शनि चढ़ गया, तेरे ऊपर राहु, तेरे ऊपर केतु, तेरा वास्तु ठीक नहीं है, तू ये पत्थर पहने, ये तो ये पत्थर पहने। अरे पत्थरों से किस्मत बदलती है। आज तक हमने कभी जिंदगी में कोई पत्थर नहीं पहना और ना कभी पहनेंगे। पत्थरों से जिंदगी नहीं बदलती, पुरुषार्थ से बदलती है। पत्थर पहने घूम रहे, किसी को मैंने देखा पूरी सारी अंगुली भर की, फिर अंगूठे में भी पहन ली। मैंने कहा भाई इसमें क्यों पहनी? बोले जी अंगूठे में पहनते हैं तो ही तो अंगूठी होती है। इतने बावड़े लोहा लक्कड़, यहां लोहा डाल रखा। मैंने कहा ये किसका है? बोले जी लोहा ये शनि का है। फिर मैंने कहा कैसे बनवाया? बोले पहले घोड़े के नाड़ बांधी और फिर उसका कड़ा गड़वाया। घोड़े को और परेशान करते हैं, बहुत पाप लगेगा। मैं कह रहा था खाली बहका करके लोग हजारों करोड़ का बिजनेस करते हैं। ये तो सब पाप करने वाले लोग हैं। इनकी पीढ़ियां जो है ना वो नरक में जाएंगी। इसलिए किसी के घर में ये कार्यक्रम होता हो तो अपने बापू को भी मना कर देना कि ये पाप का पैसा ला रहे हो आप घर में लोगों को बहका करके। बहुत लोग पाप करते हैं। देखो मैं आपको ये लोग बहका करके हजारों करोड़ का धंधा चला रहे हैं। अरे आप लोगों को तो समझाना है भाई, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने पशुधन को, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने घर परिवार को, अपने धन दौलत को, अपने देश को। देखो आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि हमने यदि अपने पशुधन को ना बचाया तो देखो ब्राज़ील में अपने गाय उन्होंने अच्छा उनको खाना दिया, अच्छी उनकी देखभाल की, तो उनको बढ़ाते और आज 60-65 किलो दूध देने वाली गाय, और 60-65 किलो दूध देने वाली गाय से जो पैदा हुए जो नंदी हैं उनके जो है वो दोनों स्पर्म और जो है सीमेन और जो है ओवम दोनों बिक रहे हैं उनका। अभी हमने भी कोलैबोरेशन किया है। अभी हिंदुस्तान में बहुत जल्दी ही हम भी 50-60 किलो दूध देने वाली देसी गाय की नस्ल तैयार करने वाले हैं। उसका जो सीमेन होता है, और उसमें भी आजकल तो जो है सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा होता है कि आप चाहो तो बछड़ी भी ले सकते हो, बछड़ी भी ले सकते हो, और वैसे अच्छी नस्ल के तो बछड़ी भी होनी चाहिए, नंदी भी होनी चाहिए। सीमन और उनका जो ओवम है ना उसकी इतनी कीमत है, उसको तो थोड़े दिन वो लोग कोख में रख लेते हैं तो एम्ब्रियो तैयार कर लेते हैं, और उससे फिर जो है आप किसी भी जो गाय 2 किलो दूध देने वाली है उसके पेट में डाल दो तो उससे भी 50 किलो दूध देने वाली गाय तैयार हो जाएगी। यह है, बहुत विज्ञान ने तरक्की कर ली। अच्छी बातें समझानी है हमको कि भाई अपनी गाय, अपनी भैंस, अपने और दूसरे जो जानवर हैं, हमने गाय को प्राथमिकता दी है। कुछ लोग यूँ सोचते हैं, बोले गाय ये तो पतंजलि का पशुआहार गाय के लिए बनाया, कोई भैंस से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो पशुधन के लिए है ये, तो एक गाय को हमने आगे रखा क्योंकि हम गाय को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं इसलिए। और वैसे भी उत्तर भारत को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में 80% लोग गाय पालते हैं। गुजरात के भी 4-5 जिलों में, और कर्नाटक में करीब 80%, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी करीब 70-80%, पूरे साउथ में। फिर वो आगे तमिलनाडु केरल जाओगे तो भैंस तो वहाँ इधर से लोग लेकर के चले गए, उधर के लोगों का तो हाँ। और पूर्वी भारत में भी यही हालत है, बिहार, फिर असम, बंगाल, ऊपर पूरा ये भैंस भांस। पता नहीं उत्तर भारत वालों के थोड़ी मोटी बुद्धि, मोटे शरीर, थोड़े भैंस भांस में थोड़ा सा इधर ज़्यादा कार्यक्रम हुआ है तो फैट फाट के चक्कर में जो भी पार्टी जैसा शरीर और भैंसे जैसी सारा बुद्धि सब ऐसे हो रखा कार्यक्रम। तो कोई बात, वो नॉर्थ ईस्ट में तो बोल रहे हैं हमारे जो है शिवराज जी की, वहाँ तो गो खाद्य ही बोलते हैं इसको, पशु आहार को गो खाद्य ऐसा बोलते हैं। खैर अभी अपना टारगेट बहुत बड़ा है। अब इसको अभी तक तो देखो, पहले साल मैंने कहा था भाई तुम फाउंडेशन मजबूत बनाओ, दूसरे साल मैंने कहा भाई अब थोड़ा इसको विस्तार दो। अब आप लोग एक अच्छी पोजीशन में आ गए हो। अब जैसे पतंजलि के दूसरे प्रोडक्ट्स का बढ़िया एड कैंपेन चलता है, आप लोगों का भी एड कैंपेन अब जोर से शुरू कर देंगे। एक तो ये काम तो हो जाएगा, ठीक है।
वॉल पेंटिंग में भी इस साल आप लोगों का कम से कम जो है 4-5 करोड़ की तो वॉल पेंटिंग करवा देंगे तुम्हारी। अब उसमें पहले थोड़े लोग थे, अब उनकी टीम भी बड़ी हो गई है। तो आपको जिले वाइज आप टारगेट दे देना, और जो बड़े बड़े गांव हैं उनका टारगेट दे देना। चारों ओर आपको पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार और फीड सप्लीमेंट के दीवारें पुती हुई दिखेंगी पूरे जोरदार, और 1 साल की गारंटी है उसकी, 1 साल की तो उसकी गारंटी है। चारों तरफ पूरा धूम मचा देंगे, क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ देखो, ये जागृति चाहिए। आज इसको कहते हैं अवेयरनेस, जागृति, अवेयरनेस, फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये भी जरूरी। ये सारी चीज देखो, ऐड में थोड़ी सी बात लिखी जाती है, कोई भी, चाहे अखबार में ऐड दो, अखबार में थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो। अखबार का भी असर अच्छा होता है ना आप लोगों के, वॉल पेंटिंग का ज्यादा होता है। और सबसे चीज देखो बड़ी क्या है, थोड़ा सा आप लोग ना ये बात करना भी सीखो। थोड़ा गांव के लोगों को, 25-50 लोगों को बैठ करके जैसे ये भाषण देते हैं हमारे कुंडू साहब, ऐसे ये 2 दिन में आप भाषण देना सीख के जाओ। ये कोई सोने के बने हुए हैं, ये भी तो आपकी तरह ही हार्ड मास के बने हुए हैं। हाँ, और जैसे मान साहब अभी भाषण दे रहे थे, मैं तो सोच रहा था ये कोई कवि आ गया है, डॉक्टर साइंटिस्ट क्या है चक्कर। तो ये आप लोग ना ये भाषण देना भी सीखो, समझाना सीखो, बहकाना नहीं, समझाना। आप लोग ना गलत बहकावे तो चल रहे हैं संसार में बहुत, और लोग जो गलत बहकावे करने वाले इतने बढ़िया से अपनी बातें कहते हैं। देखो, हम तो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। महर्षि दयानंद ने चारों तरफ लोगों को बहका रहे थे, लोग ढोंगी, पाखंडी, उन सब को महर्षि दयानंद ने कहा कि अरे भाई ये गलत बात है, इसको छोड़ो। अब मैं आपसे ये बात कहता हूँ भाई, ये चारों तरफ बहुत बहकावा चल रहा है, हर फील्ड में बहकावा है, चाहे वो फीड सप्लीमेंट हो, चाहे वो पशु आहार हो, चाहे और खेती और जो है यूरिया DAP के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर कितना बहकावा है। अब जो है बहके हुए लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, थोड़ा उनको मोटिवेट करना पड़ता है, और साइंटिफिकली अपनी चीज़ों को बताओ। तो इतनी बातें तो सब कर सकते हो ना। जैसे आज हम कम से कम 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और हर बात को लोगों के भीतर तक उतारते हैं। अब सब लोग तो मुझे नहीं सुन सकते ना। अब 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, उसमें गाँव से जुड़े हुए लोग और पशुओं से जुड़े हुए लोग करीब 40-50 करोड़ लोग हैं, जिनका डायरेक्ट पशुओं के साथ संबंध। आधी आबादी अभी भी हिंदुस्तान की 50-60 करोड़ की, जो पशुधन के साथ, गाय भैंसों के साथ, खेत खलिहान के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कहने को तो 70% लोग बोलते हैं, लेकिन आधा तो मान लो, बाकी चलो दूसरे तीसरे कामों में भी लग गए कुछ लोग। तो भाई 50-60 करोड़ इस देश में लोग हैं, उनको जब आप समझाओगे, बताओगे, तो आपकी बात सुनेंगे। और देखो भाई, मैं यदि थोड़ा व्यापक तौर पर इस बात को कहूँ तो एक तो होता है आदमी क्या कह रहा है, कंटेंट। फिर दूसरा होता है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध किससे है। तो आपके पास कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, और दूसरा जो कह रहा है उसकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी। तो आपके ऊपर छाप लगी हुई है पतंजलि की, और वह पतंजलि की छाप लगने के बाद भी आप लोग जो है लोगों को सही बातें ना समझा सको, तो इससे बड़ा ब्रांड तो दुनिया में तो मिल नहीं सकता भाई। तो इतना बड़ा आपके ऊपर एक मोहर लगी हुई है, इतना बड़ा आपको एक ब्रांड मिला हुआ है, इतना बड़ा आपको एक मंच मिला हुआ है, और उसके बाद फिर तो बस थोड़ा सा प्रयास करो, और चारों दिशाओं में आप जो चाहेंगे वो आप परिणाम ला पाएंगे।
तो आज ये क्रम चलेगा आप लोगों की समझने समझाने का। तो इसमें कुछ चीज़ें तो देखो नॉलेज वाली हैं, उनको तो याद कर लो भाई। ये जो अरे इनके ऊपर लिखा हुआ है, ये जितने भी ये दुग्धामृत आदि जो पशु आहार हैं अलग अलग, और ये जितने भी फीड सप्लीमेंट्स हैं, इसके ऊपर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको बोला जाता है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो सारे आप याद कर लो। इसमें आप में से कोई से 10वीं पढ़ाओ, चाहे कोई 12वीं पढ़ाओ, कोई BA में पढ़ाओ, इतनी तो चीज़ें याद ही कर सकते हो। इन चीज़ों को याद कर लो। उसके बाद में इतनी चीज़ें याद होने के बाद में पशुधन के साथ उसको कोरिलेट करना है। और मान लीजिए जैसे मैं बोलता हूँ तो जो पशु नहीं पाल रहा वो भी मेरी बात सुनता है। क्यों? आदमी को जब नॉलेज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई जब बात उसको मिलती है कि उसको पता है, हम जब ये बोलते हैं कि भाई ये खाली जो है ना पशुधन जो है इसका संबंध खाली किसान से नहीं है, वो तो पशु को पाल रहा है, ये काम तो आपके लिए कर रहा है। आज किसान जो भी कर रहा है उसका 100% संबंध शहर वालों से है। शहर वाला जो कर रहा है उसका चाहे 10% संबंध गांव वालों से होगा, चाहे शहर वाले जो कर रहे हैं चाहे उसका संबंध 10% ही गांव से होता है, लेकिन जो गांव वाला करता है अपने पशुधन से दूध आदि लेने, जितने भी डेयरी फार्मिंग आदि का और जितना भी खेती बाड़ी आदि का, उसका 100% संबंध देश के 125 करोड़ लोगों से है। तो आपका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसको इस रूप में आप लेकर के चलेंगे। तो आज मैंने 2-3 बातें कही आपको। एक तो चीज़ों को समग्रता से समझना है। क्या बोला मैंने? समग्रता से चीज़ों को समझना है, टोटलिटी में, इंक्लूसिवली अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। और जब टोटलिटी में, समग्रता में चीज़ों को समझते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कोई सत्य समझ में नहीं आता किसी भी बारे में। और फिर दूसरी बात मैंने कही, देखो अंतिम चीज़ तो परफॉर्मेंस है, एग्जीक्यूशन है, कर्म है, पुरुषार्थ है, परिणाम है। तो पहली बात को समझो, समझाओ, और फिर बस ज़मीन पर इतना बड़ा पुरुषार्थ करके दिखाओ कि आप चारों तरफ सफलता के झंडे गाड़ दो। तो अभी एक सत्र अब का पूरा हुआ है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है और इस लक्ष्य को इतनी दूर तक लेकर के जाना है। इसमें जो भी सपोर्ट लगेगी पतंजलि की तरफ से, स्वामी रामदेव की तरफ से, आपके जितने भी जो वरिष्ठ यहाँ पर हैं उनकी तरफ से जो भी सपोर्ट मिलेगी वो हम करके दिखाएंगे। और जैसे योग, आयुर्वेद और डिफरेंट फील्ड, चाहे फूड है, चाहे वो नेचुरल कॉस्मेटिक है, या अभी एजुकेशन में भी हम लोग रिसर्च में, नेचुरोपैथ में, सब फील्ड में दुनिया में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे ही पतंजलि पशु आहार, दुग्धामृत में भी और फीड सप्लीमेंट्स में भी, और आगे मैंने कहा पशुओं की औषधियाँ भी आएंगी, इसमें भी आपको प्रथम कोटि का कार्य करके दिखाना है। और आप में जो ताकत है, मुझे विश्वास है, आप इसको नंबर 1 ब्रांड बना करके